हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईयर हिंदी नोट्स पर। आज इस प्रीमियर लाइव वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो हिंदी साहित्य से ही संबंधित है और साथ ही साथ कुछ हिंदी भाषा और प्रमुख बोलियों से संबंधित प्रश्न भी मैं आप लोगों से पूछूंगी और आप लोगों ने साथ के साथ लाइव चैट में आकर मुझे आंसर जो है वो बताते जाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निर्गुण कौन देश को वासी। यह पंक्ति किसकी है? कबीर जी की है, सूरदास, जायसी या फिर तुलसीदास? आपने बताना है निर्गुण कौन देश को वासी, यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। यह पंक्तियां किसकी हैं और किस काव्य में से ली गई हैं? आपने ये बताना है। सुमित्रा नंदन पंत जी की है, गुंजन काव्य से, जयशंकर प्रसाद जी की है, लहर से, या निराला की है, सरोज स्मृति से। आपने बताना है अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। यह पंक्तियां किसकी हैं और किस काव्य में से ली गई हैं? अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत और उनका काव्य संग्रह है गुंजन, उसमें से ली गई हैं ये पंक्तियां जो हैं। आगे आपने बताना है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह पंक्तियां जो हैं ये किस नाटक की हैं? स्कंदगुप्त की हैं, चंद्रगुप्त की हैं, राजश्री या अंधा युग? किस नाटक की हैं ये पंक्तियां? अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। बहुत ही प्रसिद्ध हैं ये पंक्तियां, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है चंद्रगुप्त, उसमें से ये पंक्तियां ली गई हैं और ये कार्नेलिया द्वारा कही गई हैं। अगला प्रश्न आपने बताना है, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजय बास। तो ये पंक्तियां किस नाटक की हैं? भारत दुर्दशा की है, कोणार्क की है, अंधेर नगरी की है, या एक सत्य हरिश्चंद्र की हैं? किस नाटक की पंक्तियां हैं? सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजय बास। तो इसका सही उत्तर जो है वो है अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये एक प्रहसन है अंधेर नगरी। आगे आपने बताना है, संकलन त्रया का संबंध किससे है? संकलन त्रया, ऑप्शंस बता रही हूँ। पात्र, संवाद, शैली। दूसरा ऑप्शन है स्थान, काल, कार्य। तीसरा ऑप्शन है कथानक, परिवेश, उद्देश्य। संकलन त्रय का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, स्थान, काल और कार्य। ये सही उत्तर है। संकलन त्रय नाटक में प्रयुक्त होते हैं ये, नाटक और एकांकी में। अगला प्रश्न आपने बताना है, किस कहानी के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में बढ़ती रिश्वतखोरी एवं धांधलेबाजी का भंडाफोड़ किया है? एक गुमनाम आदमी, भोला राम का जीव, चरित्रहीन। किस कहानी के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में बढ़ती रिश्वतखोरी और धांधलेबाजी का भंडाफोड़ किया है? उन्हें मैं जो है ऑप्शन दोहरा रही हूँ। एक गुमनाम आदमी, भोला राम का जीव, चरित्रहीन। किस कहानी में जो है वो सरकारी कार्यालयों में बढ़ती हुई रिश्वतखोरी और धांधलेबाजी का भंडाफोड़ किया गया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है भोला राम का जीव।
ये हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी गई है और एक व्यंग्यात्मक कहानी इसे कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की फिक्शन लेखिका कौन है? फिक्शन लेखिका मृदुला गर्ग हैं, कृष्णा सोबती हैं, ममता कालिया या फिर महादेवी वर्मा? आपने बताना है हिंदी की फिक्शन लेखिका कौन है। सही उत्तर है कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, चंपा बुधगुप्त ये दोनों जो है किस कहानी के पात्र हैं? कहानियां हैं मलबे का मालिक, रोज, आकाशदीप, पत्नी। चंपा बुधगुप्त ये दोनों पात्र किस कहानी के हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है आकाशदीप। और ये कहानी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अच्छे से पढ़ लेना इस कहानी को। अगला प्रश्न है, बिरजू और चंपिया ये दोनों जो है ये किस कहानी के पात्र हैं? आर्द्रा कहानी के हैं, कोसी का घटवार, कफन या फिर लाल पान की बेगम? किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं बिरजू और चंपिया? तो इसका सही उत्तर जो है वो है लाल पान की बेगम और फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है ये। अगला प्रश्न है, सावित्री, किन्नी, महेंद्र, जुनेजा, मनोज ये सभी जो हैं ये किस नाटक के पात्र हैं? ऑप्शंस हैं आधे अधूरे, पीले हाथ, अधूरी आवाज, राजयोग। पुनः से प्रश्न दोहरा रही हूँ, सावित्री, किन्नी, महेंद्र, जुनेजा, मनोज ये सभी किस नाटक के पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं ये सभी। अगला प्रश्न है, साहित्य जीवन की व्याख्या है यह उक्ति किसकी है? आचार्य शुक्ल जी की है, प्रेमचंद, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामविलास शर्मा? आपने बताना है साहित्य जीवन की व्याख्या है ये किसने कहा है? साहित्य जीवन की व्याख्या है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने कहा है साहित्य जीवन की व्याख्या है। अगला प्रश्न जो है ये भी एक कथन है। आपने बताना है कि किसका है। कविता का लक्ष्य मनुष्य को उसके व्यक्तिगत संकुचित घेरे से बाहर निकालकर विश्वव्यापिनी व त्रिकालदर्शिनी अनुभूति में लीन करना है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा जी का है, डॉक्टर नामवर सिंह का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है या बाबू गुलाब राय का है? कविता का लक्ष्य मनुष्य को उसके व्यक्तिगत संकुचित घेरे से बाहर निकालकर विश्वव्यापिनी व त्रिकालदर्शिनी अनुभूति में लीन करना है। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, व्यक्तिकता, भावात्मकता, रागात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता और कलात्मकता ये सभी जो हैं किसके प्रमुख तत्व हैं? खंड काव्य के, महाकाव्य के, मुक्तक काव्य के, गीति काव्य के? किसके प्रमुख तत्व हैं? व्यक्तिकता, भावात्मकता, रागात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता और कलात्मकता? तो इसका सही उत्तर जो है वो है गीति काव्य। ये सभी जो है गीति काव्य के प्रमुख तत्व हैं। अगला प्रश्न आपने बताना है, कुवलयानंद किसकी रचना है? महिम भट्ट की है, अप्पय दीक्षित की है, रामदास या फिर विश्वनाथ? किसकी रचना है कुवलयानंद? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुवलयानंद किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है अप्पय दीक्षित। कुवलयानंद जो है वो अप्पय दीक्षित की रचना है। आगे आपने बताना है, अज्ञेय का अंतिम कहानी संग्रह कौन सा है? कलाकार की मुक्ति, सांप, विपथगा, शरणार्थी?
इन सभी में से कौन सी रचना है, कौन सा अंतिम कहानी संग्रह है अज्ञे जी का? कलाकार की मुक्ति, सांप, विपथगा या फिर शरणार्थी? तो इसका सही उत्तर जो है वो है कलाकार की मुक्ति। अगला प्रश्न है, मुक्ति बोध उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? नगेंद्र द्वारा, जैनेन्द्र द्वारा, अज्ञे जी द्वारा या फिर अमृत राय? मुक्ति बोध उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है जैनेन्द्र द्वारा लिखित है मुक्ति बोध उपन्यास। और 1966 में 1966 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस उपन्यास के लिए। अगला है, कविता के नए प्रतिमान किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न भी। ऑप्शंस हैं रमेश चंद्र शाह, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल। कविता के नए प्रतिमान किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है डॉक्टर नामवर सिंह। और इस रचना के लिए डॉक्टर नामवर सिंह को 1971 में 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रतिमान यह किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है, नरेंद्र मेहता, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र? किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है नई कविता के प्रतिमान? पहले जो पूछा था वो था कविता के नए प्रतिमान, और ये प्रश्न है नई कविता के प्रतिमान किसकी आलोचनात्मक ग्रंथ है? किसका? लक्ष्मीकांत वर्मा जी का, नरेश मेहता, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र? तो इसका सही उत्तर जो है वो है लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, अजय की डायरी यह उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? मुक्ति बोध, देवराज, गिरिराज किशोर, रामदर्श मिश्र? अजय की डायरी उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? सही उत्तर है देवराज। अगला प्रश्न आपने बताना है, बौने और घायल फूल ये उपन्यास किसका है? सतीश कुमार, तुलसीदास, अरांगे राघव, अमृत राय? किसके द्वारा लिखित है बौने और घायल फूल? ये उपन्यास जो है वो रांगे राघव द्वारा लिखित है, बौने और घायल फूल। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती जी का है, राममूर्ति त्रिपाठी, नरेश मेहता, कमलेश्वर? किसका उपन्यास है कितने पाकिस्तान? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है कमलेश्वर जी का उपन्यास है कितने पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान नाटक किसके द्वारा लिखित है? पाकिस्तान, इला चंद्र जोशी, सेठ गोविंद दास, कुंवर चंद्र प्रकाश, सुरेंद्र वर्मा? पाकिस्तान नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? सही उत्तर है सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न है, महाकाल उपन्यास किसने लिखा है? महाकाल उपन्यास, ऑप्शंस हैं अमृतलाल नागर, उषा प्रियवंदा, सत्यादेव शर्मा, कमलेश्वर? महाकाल उपन्यास किसने लिखा है? सही उत्तर है अमृतलाल नागर। आगे आपने बताना है, महाकाल एकांकी किसके द्वारा लिखित है? राममूर्ति त्रिपाठी द्वारा, भगवती चरण वर्मा, शिव प्रसाद सिंह, राजी सेठ? पहले उपन्यास पूछा था, अब आपने बताना है महाकाल एकांकी किसके द्वारा लिखित है? सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, द्रौपदी खंड काव्य किसकी रचना है? नरेश मेहता, निराला,
नरेंद्र शर्मा, मुक्ति बोध। द्रौपदी खंड काव्य किसकी रचना है? सही उत्तर है नरेंद्र शर्मा। आगे आपने बताना है द्रौपदी एकांकी किसकी है। पहले खंड काव्य था, अब आपने बताना है कि द्रौपदी एकांकी किसकी है। भगवती चरण वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, प्रभाकर माचवे। किसके द्वारा लिखित है द्रौपदी एकांकी? सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, देसियल बना सबिन मीठा, तै तैसन जापो अब हठा। ये पंक्तियां किसकी हैं? अमीर खुसरो, कबीर, हेमचंद्र, विद्यापति। आपने बताना है ये पंक्तियां किसकी हैं। देसिल बना सबिन मीठा, तै तैसन जापो अब हठा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है विद्यापति। अगला प्रश्न है, पुस्तक जलहन हाथ दे, चली गजन नृप काज। यह पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शंस हैं चंद्रबरदाई, गोरखनाथ, सरहपा, सूरदास। किसकी पंक्तियां हैं? पुस्तक जलहन हाथ दे, चली गजन नृप काज। तो इसका सही उत्तर जो है वो है चंद्रबरदाई। आगे आपने बताना है, ये कुछ नाटक की पंक्तियां हैं, आपने बताना है कि किस नाटक में से ली गई हैं। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। किस नाटक की पंक्तियां हैं ये? ऑप्शंस है कितने पाकिस्तान, कोणार्क, अंधा युग, त्रेता के दो वीर। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है अंधा युग। अंधा युग नाटक में से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न है, कवि तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शंस है मानस का हंस, खंजन नयन, उगते सूरज का दर्शक, चाणक्य। चारों में से कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें तुलसीदास के जीवन पर बात की गई है? तो सही उत्तर जो है वो है मानस का हंस। अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है ये। और दूसरा इनका जो खंजन नयन है उसमें सूरदास जी के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न है, एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, यह किसकी रचना है? ऑप्शंस है स्वदेश दीपक, सूर्यबाला, राकेश वत्स, गोविंद मिश्र। एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम किसकी रचना है? स्वदेश दीपक, सूर्यबाला, राकेश वत्स, गोविंद मिश्र। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सूर्यबाला। और ये एक कहानी संग्रह है, एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम। आगे जो है आपने बताना है, खड़ी बोली के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर। दूसरा ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम। तीसरा है पूर्णिया, दरभंगा, मुंगेर। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो जहां पर खड़ी बोली का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन क, दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर। इस तरह के प्रश्न जो है वो यूजीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हर बार इसमें से कोई ना कोई प्रश्न जो है वो ज़रूर पूछा जाता है, इसीलिए आप लोगों ने ये बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। अगला प्रश्न आपने बताना है, रोहतक, हिसार, करनाल, जींद किस भाषा के क्षेत्र हैं? ऑप्शंस है बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी या फिर अवधी। रोहतक, हिसार, करनाल, जींद ये सभी जो हैं किस भाषा के क्षेत्र हैं? तो सही उत्तर जो है वो है हरियाणवी। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं?
ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है दामोह, जबलपुर, मांडला, दूसरा है मेरठ, अलीगढ़, बिजनौर और तीसरा ऑप्शन है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, बरेली। तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जहां पर ब्रज भाषा का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, बरेली। ये सभी जो है वो ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न आपने बताना है रीवा, दामोह, जबलपुर, मांडला, बालाघाट किस बोली के क्षेत्र हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या ब्रज? रीवा, दामोह, जबलपुर, मांडला, बालाघाट ये सभी जो है किस बोली के क्षेत्र हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है बघेली। आगे आपने बताना है मैथिली भाषा के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है गोरखपुर, छपरा, गोपालगंज, दूसरा ऑप्शन है पूर्णिया, दरभंगा, मुंगेर और तीसरा ऑप्शन है नंदगांव, रायगढ़, उदयपुर। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मैथिली भाषा का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, पूर्णिया, दरभंगा, मुंगेर। अगला प्रश्न आपने बताना है शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, पीलीभीत, हरदोई, कानपुर ये सभी जो हैं वो किस भाषा के क्षेत्र हैं? बुंदेली के, अवधी के, कन्नौजी के या फिर बघेली के? शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, पीलीभीत, हरदोई, कानपुर किस भाषा के क्षेत्र हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है कन्नौजी। अगला प्रश्न आपने बताना है रायपुर, बिलासपुर, नंदगांव, खैरगढ़, रायगढ़, उदयपुर ये सभी जो हैं ये किस बोली के क्षेत्र हैं? जयपुरी, मगही, छत्तीसगढ़ी या फिर मेवाती? किस बोली के क्षेत्र हैं रायपुर, बिलासपुर, नंदगांव, खैरगढ़, रायगढ़, उदयपुर ये सभी जो है किस बोली के क्षेत्र हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है छत्तीसगढ़ी। 39वां प्रश्न है पटना, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर किस बोली के क्षेत्र हैं? भोजपुरी, मगही, मैथिली, मेवाती। पटना, हजारीबाग ये हजारीबाग है ब के साथ, ये भ के साथ लिखा गया। पटना, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर किस बोली के क्षेत्र हैं? भोजपुरी, मगही, मैथिली, मेवाती। तो इसका सही उत्तर जो है वो है मगही। लास्ट क्वेश्चन पूछने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी फीडबैक भी ज़रूर दें। लास्ट प्रश्न है पश्चिमी पहाड़ी बोलियों के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? ऑप्शंस हैं पूर्णिया, दरभंगा, गढ़वाल, कुमायूं। दूसरा ऑप्शन है शिमला, सिरमौर, मंडी, चंबा। तीसरा ऑप्शन है शिमला, गढ़वाल, कुमायूं। आपने बताना है पश्चिमी पहाड़ी बोलियों के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। यहाँ पर बोलियां कौन सी हैं लिखा गया, आपने बताना है पश्चिमी पहाड़ी बोलियों के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर है शिमला, सिरमौर, मंडी, चंबा। आज हम इस वीडियो में इतने ही प्रश्न करेंगे और कल एक नई वीडियो लेकर मैं आप लोगों के लिए आऊँगी। धन्यवाद।